और अहम खबर, भारत में एनएसए और एससीओ की बैठक, पाक मंत्री बिलावल भुट्टो को निमंत्रण भेजा गया है। विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है, मंत्रियों को भेजना पाकिस्तान पर निर्भर है। आपको बताएं कि 27 अप्रैल को रक्षा मंत्रियों की बैठक होना है, 29 मार्च को एनएसए मिलेंगे। तो बेहद अहम है ये खबर, भारत में एनएसए और एससीओ की बैठक। सबसे अहम, पाक मंत्री बिलावल भुट्टो को भी निमंत्रण भेजा गया है। विदेश मंत्रालय का ये बयान सामने आया है, मंत्रियों को भेजना पाकिस्तान पर निर्भर है। 27 अप्रैल को रक्षा मंत्रियों की बैठक होना है और 29 मार्च को मिलेंगे एनएसए। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम ये खबर है, खास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनएसए और एससीओ की बैठक है, इसके क्या मायने निकाली जाए, कितनी इसकी अहमियत है, तमाम तर तफसीलात आपसे चाहेंगे शैलेंद्र। देखिए हिना, आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 की बैठक यहां दिल्ली में सितंबर में होने वाली है, वहीं साथ ही साथ भारत जो है वो एससीओ का भी अध्यक्ष है। पिछले साल एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत को मिली थी, तो भारत में एससीओ की तमाम बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जुलाई के आखिर में होगी, जिसमें एससीओ देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको न्योता भेजा जा रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो लीडरशिप वहां की है उनको न्योता इसके लिए भेजा जाएगा। हालांकि उसमें भी थोड़ा टाइम है क्योंकि वो जुलाई में होना है, लेकिन साथ ही साथ एससीओ की जो बाकी जो मीटिंग्स होती हैं उसके लिए भी न्योते भेजे जा रहे हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। हालांकि इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन्विटेशंस रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के जरिए भेजे गए हैं मंत्रालयों को। आपको बता दें कि इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होनी है वो 27 अप्रैल को होगी, जिसके लिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट भेजा गया है। वहीं एनएसए की जो मीटिंग है 29 मार्च को होगी, इसके लिए भी न्योता भेजा जाएगा, क्योंकि अभी देखिए कुछ चीजें अभी प्रोसेस में है, लेकिन सरकार का रवैया साफ है, क्योंकि एससीओ एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है और भारत इसका अध्यक्ष है। तो ये बायलैटरल इनवाइट्स नहीं है, ये मल्टीलैटरल इवेंट के लिए इनवाइट है। लेकिन जो हमारी समझ है, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में है, हम ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इसमें शिरकत करना, वहां के किसी मंत्री का यहां पे आना, इस पे सवाल खड़े हो सकते हैं। क्योंकि देखिए 2019 के बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी लीडर किसी मिनिस्टर लेवल पे भारत का कोई दौरा नहीं हुआ है। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि भारत का वो दौरा नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में या तो वर्चुअली अटेंड किया जा सकता है या फिर वो किसी ऑफिसर को इस मीटिंग के लिए भेज सकते हैं। इसको लेकर भी क्लैरिटी होना बाकी है, लेकिन भारत क्योंकि प्रेसिडेंट है इस एससीओ ग्रुपिंग का फिलहाल इस साल के लिए, इसलिए इस बैठक जो मुख्य बैठक जो जुलाई में होनी है उसके लिए न्योते भेजे जाएंगे। लेकिन जो उससे पहले जो बैठकें होनी है, जिसमें एनएसए, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में होने वाली है 4 और 5 मई को, उसके लिए भी इनवाइट भेजा गया है। और हमें जो हम समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, तो ऐसे में वो या तो वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे। एक अहम बात यह भी है कि अब से कुछ वक्त पहले एक मुंबई में एक एससीओ फिल्म फेस्टिवल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इसमें इकलौता ऐसा मुल्क था जिन्होंने फिल्म फेस्टिवल के लिए अपनी कोई भी फिल्म या कोई मूवी नहीं भेजी, उसमें शिरकत नहीं किया जाहिर तौर पर। और वही हमने ये भी देखा है कि इससे पहले कुछ दिन पहले एक और बैठक, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उसके लिए भी बैठक यहां दिल्ली में हुई थी, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो सीजेपी जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह किसी और जूनियर वहां के जो जज है उन्होंने शिरकत की थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की रिलेशनशिप है, तो ऐसे में, और खासतौर से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, तो ऐसे में उनको फिजिकली भारत का दौरा करना लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल ये वेट एंड वॉच की अभी फिलहाल देखना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि किस लेवल पे शिरकत पाकिस्तान इस समिट में करता है। बिल्कुल शैलेंद्र, और बेहद अहम ये खबर है, इस पर तमाम तर डिटेल्स आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि देखना अहम होगा कि क्या रुख जो है वो पाकिस्तान की ओर से अपनाया जाता है। शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, जो कि इस बेहद अहम खबर पर तमाम तर डिटेल्स दे रहे थे। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पुलिस को जमान पार्क में चल रहे अभियान को अगले
आदेश तक रोकने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले पर अब कल सुबह 10 बजे सुनवाई होना है। आपको बताया कि इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने बुधवार सुबह एक ट्वीट पे शहबाज शरीफ सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। अपनी जान को इमरान खान ने खतरा भी बताया था। उन्होंने कारतूस के खोखे वाली तस्वीर साथ ही वीडियो के साथ अपने ट्वीट में लिखा, स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी का दावा महज नाटक था क्योंकि असली मंशा अपहरण और हत्या करना है। इसी बीच आपको बताया कि लाहौर स्थित इमरान खान के घर के बाहर पुलिस हट गई है। खबरों के अनुसार लाहौर में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग मैच के कारण यह कदम उठाया गया है। तो एक और अहम खबर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। और इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर सियासी मंजरनामा है, उस तमाम चीजों की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब, जिनका हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। कामरान साकी साहब, आपका हम यहाँ बहुत इस्तकबाल करेंगे और आपसे सीधे तौर पर वहां की जो तस्वीर है वो समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हालात वहां पर धमाकू बने हुए हैं। सियासी जो मंजरनामा है वो भी कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है। बयानात का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपसे बेहतर हमारे दर्शकों को वहां की तस्वीर कोई नहीं समझा सकता। सर, ओवर टू यू। देखिए, पिछले 48 घंटों से एक तमाशा सा लगा हुआ है ज़मान पार्क के करीब। ये लाहौर के करीब एक वाक़या है जहाँ पे लाहौर की जो इमरान खान की रिहाइश है वो मौजूद है। पुलिस आती है, आंख में चोली चलती है, कारकुनान पथराव करते हैं, गलिलों का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस पीछे हट जाती है, फिर पुलिस आती है, नफरी को मजीद को तलब किया जाता है, वाटर कैनन ले आते हैं और चीजों का आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं और फिर कुछ जो मुजाहिरीन हैं या जो रुकावट बनते हैं गिरफ्तारी के अंदर उन्हें पीछे करते हैं। ये आंख मचोली तकरीबन 48 घंटे से जो है वो जारी है। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो जेल बरो तहरीक का आगाज कर चुके हैं और फिर उसे इंजाम तक पहुंचाए बगैर ही जो है वो खत्म कर चुके हैं। दूसरी जानिब वो चाहते हैं कि अदलिया का बोलबाला हो, रियासत मदीना कायम हो, हर शख्स जो है वो कानून के ताबे हो। दूसरी जानिब वो चाहते हैं कि चंद लोगों को वहां पे इकट्ठा करके वहां पे जलाओ गिराओ की कैफियत दी जाए और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर मतलूब खुद जब वो हैं तो वो अदालतों में पेश ना हो और सिक्योरिटी थ्रेट बताएं और रैलियां जलसे जुलूसों के लिए वो हों। तो ये बदकिस्मती रही है हमारी 75 सालों में जी कि हमने किसी ताकतवर को आज तक जो है वो सजा नहीं दे पाए। तो ये यकीन सिस्टम की बेहतरी के लिए जो है वो कोशिशें की जा सकती हैं। और अब इमरान खान की पॉलिटिकल साख क्योंकि इस पे मुनसर है तो उसकी वजह से भी ये तमाशा हमें लगता है कि अभी कुछ रोज जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल। कामरान साकी साहब, चूंकि आप इतने अरसे से वहां के हालात को देखते रहे हैं, सबसे अहम, जिस तरह से हम लगातार इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि सियासी हालात तो जो हैं सो हैं, सबसे ज्यादा जरूरी वहां की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो यही बताती हैं कि आवाम इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कतों से दो चार है। हम लगातार देख रहे हैं कि सियासी मंशा तो यहां दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों के काम करने के लिए, उनके साथ आगे आने के लिए कोई मंशा दिखाई नहीं देती। इसका तज्जिया आप किस तरह से करेंगे? देखिए, ये दोनों ममालिक की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया की भी बदकिस्मती है दोनों ममालिक की कि इनके सियासतदानों ने इनकी फलाह बहबूद पे कभी तवज्जो दी नहीं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम लोगों को मिलते हैं, लोगों के डेरों पे, उनकी दुकानों पे, उनके घरों में जाते हैं, मिलते तरले मिन्त करते हैं, कभी मजहब के नाम पर, कभी किसी और वजह से नालियां, सोलंग और ऐसी चीजों के नाम पे वोट लेते हैं। फिर उन्हें 4-4 साल वो मिलते ही नहीं, उनका हाल तक नहीं पूछते। वो चंद 100 का जो चंद हजार रुपए का जो उनकी गली में नाली बनवा देते हैं या सोलंग लगवा देते हैं या एक सिलाई मशीन दे देते हैं या आटे का ट्रक जो है वो उस गली के लिए एक एक थैला उन्हें तकसीम कर देते हैं। उसके चक्कर में उनके ऊपर 5 साल हुक्मरानी करते हैं और बाद में उनका हाल तक जो है वो किसी तरह पूछा नहीं जाता। हालात यकीनन गंभीर है। आपको पता है कि IMF के पास हमें जाना पड़ा। जो इमरान खान साहब और उनसे पिछली भी हुकूमतें हैं, उनके एक मनफी तसलसल जो पॉलिसियों में रहा, उसकी वजह से हम मईशत के इस दहाने पे आ खड़े हुए हैं कि हमें एक बार फिर पहले भी हम जो है बेल आउट पैकेज के नाम पे तो कभी किसी नाम से दोस्त ममालिक और IMF के पास जा चुके हैं। जी। तो अब भी जाना पड़ा है। हम अब भी चाहते हैं कि ये कर्जा लें या न लें, टैक्स मजीद बढ़ा दें, लेकिन आम आदमी को अगर ये डिलीवर कर पाए
तो यकीनन आम आदमी इनकी अय्याशियों पे होने वाले खर्च का तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कुछ डिलीवर होता नजर आता है तो यकीनन वो उसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है, भारी टैक्सेस देने के लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसा उन्हें, क्योंकि उन्हें एक सेफ्टी नहीं है, उन्हें एक ट्रस्ट नहीं रहा अब इन सियासतदानों के ऊपर, तो उसमें यकीनन कमी आई है। वो लोग जो नेक्स्ट टैक्स के पहले नेट में थे, अब वो भी उससे निकलते हुए हमें जो है वो नजर आते हैं, जिसकी वजह बड़ी इन पॉलिटिशियंस के रवैये हैं और ये इस पॉलिटिकल सिस्टम जो अब बन चुका है उसकी वजह। बिल्कुल कामरान साकी साहब, यहाँ ये पूछना भी वाजिब है कि ऐसे में जो दानिश्वर तबका है या फिर अगर हम ये कहें कि जो सोचने समझने वाला तबका है, कहीं ना कहीं इन तमाम हालात को लेकर, खास तौर पर हम अगर पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह के वहां पर अभी हालात 2-3 दिन में हम देख रहे हैं, दानिश्वर तबका सबसे ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा है, क्योंकि जो सियासी हालात हैं उसका असर पूरे मुल्क पर कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, अदीब, दानिश्वर और ये लोग तो वैसे ही बड़े हसास होते हैं और वो इन मामलात के अंदर नहीं आते, और वो तो पहले ही बेचारे दीवार के साथ लगे होते हैं, और वो तो अगर सोचते समझते हैं, कुछ रद्द अमल देते हैं तो वो कमरों में खुद को बंद कर लेते हैं और उनसे चीजों को बचाते हैं, उन चीजों से, वो टीवी और इन चीजों से भी दूर हो जाते हैं। दूसरी तरह के दानिश्वर वो लोग हैं जो इन हालात से निकलने के लिए जो वजीरों मशीरों का काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से भी वो वही लोग हैं जिन्हें जो इलेक्शंस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और बाद में उन्हें वजीर मशीर बना दिया जाता है, वो लोग हैं। वो यकीनन ऐसे ही मशवरे देंगे और ऐसे ही तरकीबें देंगे जिनसे उन्हें अगले इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल फायदा भी हो और उनकी जो इन्वेस्टमेंट इलेक्शंस के ऊपर हुई है वो भी किसी तरह से रिकवर हो सके। कामरान साहब, आपको लगता है कि जो तमाम हालात वहां पर चल रहे हैं, खास तौर पर इमरान खान को लेकर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इसके क्या कुछ सियासी मायने भी निकाले जाएंगे? अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश की जा रही है, ये आपसे समझना बहुत जरूरी है सर। यहाँ देखिए, इससे आप और क्या मतलब ले सकते हैं? एक शख्स जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात कायम है, उसे अदालत जो है वो वारंट उसके मंसूख कर देती है, तो उसे फिर पेश होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। और अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं, कुछ ले रहा है, तो उससे आम आदमी को क्या फायदा है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा, ये को क्या फायदा? ये उसकी अपनी जात है और उस जात के लिए कितने लोगों को जख्मी किया, कितने लोगों के ऊपर वाटर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, कितने लोग इस वक्त मंसूख गैस की वजह से मुतासर है, उस रोड के ऊपर कितने स्कूल्स वहां पे मुतासर है, कितने लोगों एम्बुलेंसेज उस रश में फंस जाती हैं, कितनी नकदी और स्टेट के वसाइल लग रहे हैं। तो इसका बेनिफिट कौन? एक जात जो है वो उसके गिर्द जो एक हल्का है वही फायदा उठा रहा है, इससे ज्यादा किसी को कोई फायदा नहीं। बिल्कुल कामरान साकी साहब, यहाँ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेटवर्क 18 की पूरी टीम की तरफ से कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी ही बेबाकी के साथ वहाँ के जो हालात थे वो हमारे नाज़रीन के सामने रखे। तो हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान से बेहद सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब, और वहाँ का जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासी हालात है, उसी के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे थे। 5 का पंच में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे और ब्रेक के बाद 5 का पंच में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। JKSSB ने 16 मार्च से 5 अप्रैल तक 2119 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को स्थगित करने के बाद अब बोर्ड नए सिरे से तिथि घोषित करेगा। बोर्ड ने अपने फैसले की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। और यह फैसला सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवाओं के प्रदर्शन के बीच लिया गया, जो कि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु एप्टेक की सेवाएं लेने के JKSSB के फैसले का सख्त विरोध कर रहे हैं। आपको बताएं कि एप्टेक को वर्ष 2019 में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। LG मनोज सिन्हा ने बयान जारी किया और कहा कि कुछ वक्त के लिए ये परीक्षाएं जरूर टाली गई हैं, लेकिन ये परीक्षाएं जल्द कराई जाएंगी। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट के साथ हमारे साथी रजत बोहरा।
रजत, आपसे इस वक्त की हम सिचुएशन जानना चाहेंगे, सूरत हाल जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जेके एसएसबी को लेकर किस तरह का हंगामा देखने में आ रहा था। अब जब से जो परीक्षाएं हैं उनकी डेट की बात आगे बढ़ाई गई है, क्या कुछ वहां पर हालात नजर आ रहे हैं? खास तौर पर जो युवा हैं जो इन परीक्षा में शामिल हो रहे थे, उनका क्या कुछ रिएक्शन है? बिल्कुल हिना, जिस तरह से आपने बताया 16 मार्च यानी कि आज से एक दो दिन बाद से लेकर 5 अप्रैल तक जो एग्जाम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करवाए जाने थे उसको जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई डेट्स जो है वो जल्दी अनाउंस की जाएंगी, इस तरह के आश्वासन दिए गए। और वहीं अगर बात करें तो आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये कहा है कि ये एग्जाम कुछ ही समय के लिए स्थगित किए गए हैं और फिर से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो उम्मीदवार हैं दो भागों में इस समय बढ़ चुके हैं। सबसे पहला उम्मीदवार वो हैं जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग ये थी कि जेकेएसएसबी द्वारा एप्टेक कंपनी को जो टेंडर दिया गया है वो एक टेंटेड कंपनी है और उसके ऊपर कई सारे एलिगेशंस हैं, वो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है जिससे कि जेकेएसएसबी ने जो है वो हायर किया है और वो एग्जाम करवा रही है। और उनकी मांग थी कि अगला जो आने वाला कैलेंडर है जेकेएसएसबी का, जो हाल ही में इशू किया गया था एग्जामिनेशन का, उसे कैंसिल किया जाए। और उस मांग को जेकेएसएसबी ने माना। वो जो डिमांड कर रहे थे उसको तो मान लिया गया। वहीं एप्टेक कंपनी का क्या कुछ होगा, ये जो मामला है पूरा माननीय न्यायालय में चल रहा है। उसमें जो है वो पहले ही माननीय हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उसने ये केस वापस सिंगल बेंच को भेज दिया है। वापस से फ्रेश मामला जो है वहां पर सुना जाएगा। इसीलिए ये जो डेट्स हैं उसको भी स्थगित किया हो सकता है, जेकेएसएसबी के ये भी मानना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि चाहे वो 2019 से प्रक्रिया जो शुरू हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की या फिर फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की, जेई सिविल्स की या कुछ और जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें कई सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो मेरिट में थे। यानी कि अगर हम बात करें तो 1200 पोस्ट जेकेपीएसआई की थी, उसमें 7200 यानी कि 7200 जो बच्चा है जो उम्मीदवार है वो मेरिट में था। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की 872 पोस्टें जो थी उसमें सभी जो बच्चे हैं उनकी बिल्कुल रजत, ये एक ऐसी खबर है जिस पर लगातार आप और अपने तमाम तर साथियों से हम अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है अब जो रिएक्शन है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना। 5 का पंच में फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रजत, बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन का आज दूसरा दिन रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने में आई। रूल 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर हो हल्ला भी हुआ। सीएम ने विपक्ष की बात मान ली। डी नोटिफिकेशन पर चर्चा हो रही है, तो बेहद अहम है ये खबर और इस पर सीधे डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि नोक-झोंक होना है, लेकिन सबसे अहम यह कि डी नोटिफिकेशन पर एटलीस्ट चर्चा हो रही है, तफसील चाहेंगे। जी बिल्कुल, डी नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा हो रही है और सदन में दोबारा से माहौल गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक जो चर्चा थी सार्थक चर्चा हम कह सकते हैं, लंबे समय से चर्चा सदन में जारी है। जो आज के पूरे दिन का कामकाज था वो सस्पेंड कर दिया गया था जब नियम 67 के तहत चर्चा स्वीकार की गई थी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री की सहमति के बाद। उसके बाद लगातार से चर्चा जारी है और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख चुके हैं और तमाम विधायक अपनी बात रख चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने बड़े साफ लहजे में कहा कि जो माहौल सरकार के खिलाफ 4 साल में बनता था वो सरकार की डी नोटिफिकेशन के प्रोसेस के बाद 3 महीने के अंदर ही बन गया है। और सरकार बनने के दूसरे दिन से बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बनने के दूसरे दिन के बाद ही बिना सोचे समझे वर्तमान सरकार ने एक प्रोसेस शुरू कर दी डी नोटिफिकेशन की और लगातार 3 महीने तक संस्थानों की डी नोटिफिकेशन की प्रोसेस चलती रही। इसको लेकर उन्होंने तमाम एग्जाम्पल भी दिए। प्रदेश में जो बड़े स्तर पर शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं, अलग अलग संस्थान बंद किए गए हैं, उनको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात नेता प्रतिपक्ष ने कही कि जो परंपरा शुरू कर दी गई है कि 1 साल के पूरा रिव्यू किया जा रहा है पूर्व सरकार के कार्यकाल को। अगर इस सरकार के फैसले की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 के बाद के सभी संस्थान जो खोले गए हैं या अपग्रेड किए गए हैं उन सबको डी नोटिफाई किया गया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा शुरू
शुरू की गई 1 साल से सरकार के कार्यकाल के ऊपर क्वेश्चन लगाने की, ये क्वेश्चन मार्क ऐसा ना हो कि भविष्य में जो आने वाली सरकारें हैं वो पूरे 5 साल के जो संस्थान खोले गए हैं उनके ऊपर रिव्यू लगा दे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो ये परंपरा ठीक नहीं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर एक और सवाल उठाया कि जब मंडी में मुख्यमंत्री गए थे तो कहा गया था कि शिवधाम के लिए 1 भी रुपया सैंक्शन नहीं है और बिना पैसे के शिवधाम का काम शुरू हो गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार के जवाब में ही आए। पिछले कल ये क्वेश्चन लगाया गया था विनोद कुमार के द्वारा, विधायक जो नाचन से हैं, तो उसमें सरकार ने रिप्लाई दिया है कि 40 करोड़ रुपए जो नई मंजिलें नई राहें योजना है उसके तहत स्वीकार किए गए हैं। तो तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, सत्ता पक्ष की तरफ से साफ ये कहा गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने एक क्राइटेरिया बनाया है और इस क्राइटेरिया के बाहर जो संस्थान है उनको बंद किया जा रहा है, क्योंकि यह समझा जा रहा है कि इन संस्थानों की जरूरत नहीं है। शिक्षण संस्थानों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिन शिक्षण संस्थानों में प्राइमरी स्कूल में 10 से कम बच्चे हैं, मिडिल स्कूल में 15 से कम बच्चे हैं, हाई स्कूल बिल्कुल में 20 से बिल्कुल कम राजेंद्र, तो देखना अहम रहेगा कि इस चर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और फिर उसके बाद सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो 5 का पंच में कुछ अहम खबरों से आपको रूबरू करवाया। 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।